तो आज हम लोग सरप्राइज मेथड देखेंगे। ये आपको पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा तरीका कहीं नहीं मिलेगा, और सिर्फ मिलेगा कहाँ? सरप्राइज में मिलेगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से समझिएगा। उससे पहले कुछ हम लोग समझते हैं, जैसे सांद्रताएं। क्रम से कौन कौन सी सांद्रता? नंबर 1 भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता को किससे प्रदर्शित करते हैं? W/W। समझना क्या है, भार प्रतिशतता की जगह आप द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता भी कह सकते हैं। सिंबल पर फोकस करिए, परसेंटेज पर फोकस करिए। परसेंटेज कहाँ से हो गया? 100 से गुणा करना, और सिंबल आपको बता देगा कि ऊपर और नीचे क्या कैसे होगा। जैसे नंबर 2 पे आ जाएगा आपका जो है आयतन प्रतिशतता, V/V। नंबर 3 भार आयतन प्रतिशतता। मैं फिर कह रहा हूं, भार आयतन की जगह द्रव्यमान आयतन भी कर सकते हैं, ठीक। इसमें क्या होगा? ऊपर W है, नीचे V है। और तीसरा क्या है आपका? ppm में सांद्रता। अब भार प्रतिशतता का आशय क्या हुआ? तो विलेय का भार ऊपर W है यानी ग्राम में, और नीचे हमेशा बिलियन रहेगा, ये ध्यान रखना। ऊपर विलेय, नीचे बिलियन। बिलियन का भार ग्राम में गुणे 100। तो प्रतिशत का आशय हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, बिलियन एक ऐसा पदार्थ है, एक पात्र है, उसमें हमने विलायक के रूप में जल ले लिया और उसमें हमने नमक घोल दिया। अब इस स्थिति में जो जल है हमारा वो क्या है? विलायक है, और NaCl क्या है? विलेय। ठीक। तो जो घोला गया है वो विलेय, और जो प्रचुर मात्रा में है वो विलायक। अब भार प्रतिशतता निकाल लेंगे, सीधी सी बात है। मान लो कि हमसे कहा 150 ग्राम जो है जल में 25 ग्राम जो है क्या मिलाया गया है? NaCl मिलाया है, रख दीजिए। एक चीज याद रखिएगा, यहां शब्द आया है विलेय और विलायक। ध्यान रखना, विलयन क्या होता है? विलयन होता है विलेय प्लस विलायक। अभी जैसे जैसे शब्द का मैंने प्रयोग किया था, यहीं पे बच्चे गलती कर देते। मैंने प्रश्न में क्या रखा है? मैंने प्रश्न में रखा है कि 150 ग्राम जल में 25 ग्राम NaCl। भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो भार प्रतिशतता यानी W/W। अब W/W का मतलब हो गया, तब परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं तो हिंदी में लिख दीजिए भार प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो मैं क्या रखूंगा? विलेय का भार। विलेय कौन है? 25 ग्राम, और बटा विलयन कौन है? 175। याद रहे, 150 ग्राम जल है और 25 ग्राम NaCl है। तो हमें विलयन पूछ रहा है, तो जब हम ऐसे घोल देंगे तो विलयन का मात्रा कितना हो जाएगा? और तब गुणे 100, यानी 25/175 गुणे 100। 25 सतह 175, 25 100/7 एकम, 7 चौक
7 दूनी 7 8, ये ध्यान रखेंगे। तो विलय और विलायक का कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से समझते हुए चलिए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा इन सब चीजों में। ठीक, अब इसी तरीके से आयतन प्रतिशतता पूछा है, तो आयतन प्रतिशतता में क्या होगा आपका, भी बाय भी है, तो आयतन है तो यहां पे हमारा भार नहीं रहेगा, और आयतन हमारा किस में रहता है, ml में रहता है। यहां पे आयतन किस में रहेगा, ml में, तब 100 से गुणा। अब ऐसे सवाल में हमारे पूछे जाएंगे कि भाई 150 ml बिलियन में 25 ml अल्कोहल है, 150 ml बिलियन में 25 ml अल्कोहल है, आयतन प्रतिशतता बताइए कितनी होगी। जितना आया था भाई, मूर्ख हो, मैंने कहा 150 ml बिलियन में, तो 150 ml बिलियन में ऑलरेडी 25 ml अल्कोहल है। मैं जल की बात कह ही नहीं रहा हूं, 150 ml बिलियन में तो 25/150 गुणे, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से भार आयतन प्रतिशतता, विलय का भार ग्राम में बटा बिलियन का, अब चूंकि भी W/V है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझेंगे, ऊपर W है नीचे भी है। गुणे, अब इसका सवाल कैसे बनेगा, अब इसमें कहेगा 250 ग्राम बिलियन में, तो ये तो बिलियन कह ही नहीं सकता क्योंकि हमारा आयतन है, तो 250 ml बिलियन में सोडियम कार्बोनेट के 23 ग्राम घुले, तो घुले हैं ऑलरेडी बिलियन में। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, कहीं पे क्वेश्चन समस्या हो सकती है, विलय विलायक और बिलियन से आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा नहीं है तो। अगला आता है पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम का बता चुका हूं, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का असर हुआ कितना, 10⁻6 से, मिलियन माने होता है 10⁻6। तो अब आपको क्या करना है, अब यहां पे देखिए, यहां पे आप क्या कर लेंगे, बिलियन की मात्रा, किसी में भी विलय की मात्रा बटा बिलियन की मात्रा और गुणे 10⁻6। ठीक, समझ आया। तो इसका अलग अलग नोट्स आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो हर जगह मिल जाएगा, और सरप्राइज में क्या मिलेगा उसके लिए। अगली सांद्रता नंबर 1 कौन सी, ग्राम प्रति, नंबर 2, नंबर 2 आप नंबर 2 क्यों कह रहे हैं, आप यहां नंबर बढ़ा लीजिए,
यहां नंबर कर दीजिए। नंबर 7 नॉर्मलता। नंबर 8 हाँ मोललता। नंबर 9 मूल प्रभाज या इसी को कहते हैं मोलंस। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ये अपने आप से ही स्पष्ट है पहले से ही। ऊपर विलेय किसमें, तो ग्राम की बात होती है तो विलेय का भार कहते हैं, विलेय का भार ग्राम में। और नीचे लीटर प्रति लीटर, तो बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक हो गया ये फॉर्मूला। ये 3 चीज पहले तो आप इसे सिंबल समझिए। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे और इसे एम डैश। और इन तीनों को हमें समझना है और इन्हीं तीनों को नहीं। अब आने दीजिए चाहे जो सवाल आए, सबको एक ही कॉन्सेप्ट एक ही फार्मूला में हमें समझना है। यम भी बराबर W अपान यम गुणे 1000। यम क्या है, मोलरता। भी क्या है, आयतन। सवाल में कभी भी लीटर का इस्तेमाल नहीं होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ml में रहेंगे। इसलिए आयतन हमारा ऑलरेडी यहां ml में है, पहले से ही बना दिया गया है। W विलेय का भार, ग्राम में। और स्मॉल यम विलेय का अणुभार। 1000 का काम ही आया है कि आयतन को लीटर से ml में चेंज कर दिया गया। ठीक है, आयतन ऑलरेडी लीटर से ml में चेंज। अब बात अगर नॉर्मलता की होगी तो नॉर्मलता में यम को रिप्लेस कर देना है यन से, और यम की जगह हो जाएगा तुल्यांकी भार। समझ आ रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा। अगर एक ही फार्मूला किसी भी सवाल को हल करने का। अब ये यन हमारा क्या है, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। और यमी क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। मोललता यम डैश, अब भी की जगह आयतन नहीं होता, उसमें किलोग्राम होता है, याद होगा। तो कैपिटल W बराबर W अपान यम गुणे 1000। यम डैश क्या है,
मोललता। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? बिलियन नहीं, विलायक का भार। ग्राम। क्लियर? एक हिसाब से मिलता जुलता फार्मूला जिसकी सहायता से हमको जो है तीनों कॉन्सेप्ट और इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं आने दीजिए। 10 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल, 30 सवाल, ऐसे चुटकियों में सॉल्व होगा। बस आपको एक, और मैं कहता हूं स्पेशल इसको याद करिए, एम बी बराबर डब्ल्यू अपान एम गुणे 1000। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। एम की जगह एन कर देंगे। जब भी मोलरता को नॉर्मलता से रिप्लेस करेंगे, अणुभार तुल्यांकी भार में रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर नॉर्मलता है तो नॉर्मलता के साथ तुल्यांकी भार ले आना है। ठीक है? यम डैश मोलरता को बता रहा है, तो मोलरता में अणुभार तो यम ही रहेगा, तुल्यांकी भार नहीं रहेगा। यानी कि अभी मैं अणुभार और तुल्यांकी भार पे भी डिस्कस करने वाला हूं, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अभी केवल इतनी बातें आप जानते रहिए कि हमको क्या करना है, किस हिसाब से चलना है। अगर आराम से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो तुल्यांकी भार क्या कहेंगे इंग्लिश में? इक्विवेलेंट वेट, है ना? और अणुभार मॉलिक्यूलर वेट। जानते हो कैसे रिलेशन होगा? अभी सब हम उसमें बात बताएंगे। तो यम भी, एन भी और यम डैश डब्ल्यू कहां पे क्या यूज करना है अपने हिसाब से समझ लेंगे। अगर मोलरता है तो यम और यम भी बराबर डब्ल्यू अपान 1000। अगर आप नॉर्मलता लेना चाहते हैं तो एन भी बराबर डब्ल्यू अपान यमी गुणे 1000। यमी तुल्यांकी भार है। और अगर मोलरता लेना चाहते हैं तो यम डैश कैपिटल डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू अपान यम गुणे 1000। क्लियर? अच्छा, ये आया कहां से सर? मोलरता के बारे में बता दीजिए। नॉर्मलता और मोलरता हम समझ लेंगे, समझा दे रहे हैं कैसे आया। आप जानते हो मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। और मोल बराबर क्या होता है? भार बटे, तो भार को और अणुभार को और बटा बिलियन का आयतन ml में लेंगे क्योंकि सारे सवाल हमारे किस में आएंगे। तो बिलियन का आयतन अगर ml में है भी तो गुणा किससे कर दो? भी को भेज दीजिए एम के पास। तो एम भी बराबर डब्ल्यू अपान एम गुणे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी तरीके से अगर नॉर्मलता के बारे में पूछ रहा है तो नॉर्मलता विलेय के तुल्यांकों की संख्या है। क्या है? मोलों की संख्या भार बटा अणुभार होता है। तो तुल्यांकों की संख्या क्या होगा? तुल्यांकों की संख्या यानी भार बटा तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकों की संख्या डब्ल्यू अपान एम बटा बिलियन का आयतन भी ml में गुणे 1000। भी को उधर भेज दीजिए, सेकेंड वाला आ जाएगा। अच्छा पूछा मोलरता का क्या होता है? तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में, तो ग्राम कर दीजिए। कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000 कर देंगे। कैपिटल डब्ल्यू कहां चला जाएगा? यम डैश के पास चला जाएगा। क्लियर है? तीनों चीजें अलग तरीके से हमने देखना शुरू किया। अब केमिस्ट्री को तो हमको अलग नजरिए से देखना ही पड़ेगा। ऐसे किताबी रटी रटाई चीजें से थोड़े आएगा केमिस्ट्री। दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ऐसे नहीं कि एक दिन लगाया 3 दिन बस बंद। रेगुलर एकदम कंटिन्यूटी के साथ। तो यहां से सफर तय करेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। आज फोन आया था अभी आधा घंटा पहले और मोबाइल इत्तेफाक से मैं घर पे छोड़ आया था और फोन आता है मेरे पास। पहले तो ये वाली मोबाइल हमने मंगवा लिया जो है कहाँ से? घर से। आशीष जी से कह के कि घर से लेके चले आए। तो फोन आया तो आशीष जी फोन उठाए
तो सामने से एक लड़की की आवाज़ थी, कहे अंकित सर, कहे नहीं काम बताइए। हो सकता है कोचिंग वोचिंग पढ़ने के उद्देश्य से हो, एडमिशन से हो, तो हमारी टीम एकदम एक्टिवेट रहती है। हाँ कि कहाँ आना है, इतने बजे आना है। कह रही काम बताइए। कहीं नहीं हमको अंकित सर से बात करनी है। तो कहीं जो है कि ये कहे कि आप बताइए आपका काम होगा, कौन से क्लास में पढ़ना है। कहे नहीं हम बात करेंगे तो अंकित सर से बात करेंगे क्या। तो मैं सीधा जो है जब छूट के स्कूल पे अपने आया, बैठा तो बताया गया इसी नंबर से फ़ोन आया था, तो मैंने कॉल बैक किया। तो सामने एक लड़की जो कह रही थी सर इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं, आपका फ़ोन लग नहीं रहा है सर, आपकी वजह से मेरा केमिस्ट्री में 98 नंबर आया, 98 नंबर, साक्षी गुप्ता। और सर आपकी एक भी ऑनलाइन क्लास मैंने मिस नहीं की। आप लोगों को भले ये लगेगा और उनका हम भाई उनका नहीं लगा सकते, लेकिन साक्षी गुप्ता वो कहे कि हम आप सर जितना सबको, उसने एक और इंसिडेंट शेयर किया। कहा सर जब हाफ ईयरली का रिजल्ट आया था तो आपने सर पूछा था कि कितने नंबर आप प्राप्त करें, कितना नंबर आ जाएगा। तो साक्षी बताती है कि मेरा सर 33 नंबर मुझे चाहिए। तो वो ऐसा ये बात अभी भी वो कही, अभी आधा एक घंटा पहले ही उसने जो है ये शेयर किया। उसने कहा कि सर आपने जब मैंने आपसे कहा कि 33 नंबर तो आप सर थोड़ा नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए। कहे कि बस 33 नंबर। तो कहे कि अच्छा बोर्ड परीक्षा में कितना लाना चाहते हैं। तो साक्षी गुप्ता कहती है 98 नंबर। तो वो अपने इतना भावुक हो गई थी कहते कहते कि सर वो बात अभी भी मुझे याद है। तो मैंने कहा था सर 98 नंबर, तो आपने कहा था सर कि पक्का आएगा, आप मेहनत करिए, 100% आने वाला। सर 98 नंबर मेरा केमिस्ट्री, उसका ओवरऑल परसेंटेज 87% बना है, 87%। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 98। इतना तो दीपिका भारती का भी नहीं बना। दीपिका भारती का बना 97 नंबर, वो स्टेट टॉपर है, तो 8वां रैंक है उसका। तो उसका 96 या 97% के आसपास पहुंचा है, इसका 87%। लेकिन इसका केमिस्ट्री में आया 98 नंबर। हमने कहा नज़दीक क्यों नहीं, वो कहे सर फ़ोन लगा रहे थे, आपका नंबर स्विच ऑफ है, बात नहीं हो रही थी। जितना नंबर था सरप्राइज वाला सब पे फ़ोन कर डाले, तो कोई बात ही नहीं करवा रहा था। तो आज हम ऐसे बैठे थे तो हमने सोचा आज। और मैंने कहा क्या तैयारी करें, CUT की तैयारी करें। आपकी सर सारी नोट्स मेरे पास है। तो नोट्स के साथ जो है दीपिका साक्षी गुप्ता, तो अभी बातचीत हुई है। अब मैंने कहा अगर ये पहले हमको बता दी होती थोड़े दिन पहले, तो इनका भी फ़ोटो वोटो चिपकवाते हम जो है साक्षी गुप्ता। कुछ बच्चे जान रहे होंगे साक्षी गुप्ता को, हम फ़ोन किए थे अभी। तो ऐसे थोड़े आएगा, पढ़ने से आएगा, कंटिन्यूटी से आएगी, और आप लोगों का भी आएगा। और कुछ आए चाहे ना आए, आपके 5 विषय होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री में आएगा, इसकी गारंटी है। मैं नहीं कह रहा आप भी लाओगे 90, 92, 95, 98, 80, 82, कुछ नहीं। आपका अगर 60% भी आएगा ना, अगर आपका केमिस्ट्री में 65 नंबर भी आएगा ना, तो वो भी सबसे उन 5 विषयों में सबसे ज़्यादा होगा। तो वो आपके ऊपर मेहनत पर डिपेंड करता है। तो आप याद रखिए m भी बराबर W/m गुणे 1000। अब सवाल आता है कि इसमें हम लोगों को देखने को मिला, एक तो अणुभार, ये तो निकालना आता है कि सबका हमको पता है अणुभार कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर H2O का अणुभार कहा, तो कितना, हाइड्रोजन का 1, 2 1 कम 2, और प्लस ऑक्सीजन का। तो ऐसा कोई बैठा है जिसको अणुभार भी निकालना नहीं आता है? ईमानदारी से हाथ उठाए, तब मैं सिखाऊंगा ना मैं। हाँ, और सबको आता है? कब ये आता है पक्का? N2O का अणुभार कितना होगा? इसीलिए कहते हैं कि धैर्य बनाए रखिए। बोल रहे हैं 30, 44, वेरी गुड, 44, 2 गुणे 14 प्लस
निकालना आता है। अणुभार निकालने के लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं जानते होंगे। एक ने तो ईमानदारी से कहा भी, एक तो अभी भी शर्म आ रहा है, आपका चेहरा बता रहा है आपको नहीं आता। आता है लेकिन भूल गए ना? अन्य बैच का बता दीजिए, आता है लेकिन भूल गए तो। और मैं 100 अणुओं पर प्रैक्टिस कराता हूं। अस्मित कितना? 46। एक कंटाप लगाइए उनको तो, कह रहा है 46, 40, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल 40। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए हम तरीका बता दे रहे हैं भैया, ध्यान दे लेना। कहीं पे भी देखो जोड़ना आना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। लिथियम मान लीजिए आ गया तो 7, बेरिलियम आ गया तो 9, बोरान आ गया तो 11, कार्बन का भैया 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, सोडियम का 23। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप भैया नोट कर लेना, ऊपर से नीचे लिखना। हाइड्रोजन का कितना? ठीक। मैग्नीशियम का 24। इसी तरीके से सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर का आपको पूछ लेता है अधिकांश, 32। क्लोरीन का याद रख लेना 35.5, ये आने वाला है, बहुत बार काम देगा। NaCl के लिए जब सवाल बनता है तो NaCl का 58। अच्छा, प्रैक्टिस इतनी कर डालिए कि आपको बार बार निकालना ना पड़े। आप मुझसे पूछिए, मैं अपने आप बता दूंगा कि इसका क्या होता है। कोई भी एक अणु का नाम लीजिए, कोई भी एक अणु का नाम लीजिए। 40, H2SO4 98, ये सब आने वाला। H2SO4 98, सोडियम कार्बोनेट 106, कैल्शियम कार्बोनेट 100, सिरका 46, एथिल अल्कोहल 46। सिरका का गलत बता दिया मैंने, सिरका का कंफ्यूज हो गया, एथिल अल्कोहल का होता है। तो हो गया 12, 3, 15, 12, 27 और 32 और 1, 60। यूरिया का भी 60 होता है, NH2CO NH2, यूरिया का भी 60 होता है। तो ये इतने सारे हैं कि इनका बार बार कम लगेगा आपको, तो पता होना चाहिए। तो Cl का हो गया, बाकी सिल्वर का आ जाएगा 108। कोई भी फार्मूला आप ले लीजिए, जैसे मैंने कहा CH4 का कैसे निकालोगे भैया? कार्बन का कितना होता है, देखो कितना बताया मैंने, है 12। हाइड्रोजन का कितना है, तो कितना होगा, टोटल कितना होगा, निकाल नहीं लोगे? अब मत कहना कि अणुभार निकालना नहीं आता, बाकी पूरा मिलाइए, है ना। अब आते हैं तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। अच्छा, इसको कहीं ई से प्रदर्शित किया जाता है कई किताबों में, ठीक। हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? हम लोग सरप्राइज के स्टूडेंट है, इसलिए किससे, यमी से। अपना कॉन्सेप्ट ऐसे बरकरार रहना चाहिए। अब है ना, तो किससे, एमी से। जो तुल्यांकी भार होता है वो अणुभार का कुछ हिस्सा होता है, अणुभार का कुछ हिस्सा, चाहे आधा, चाहे तिहावा, चाहे एक, मतलब पूरा 100%, n बराबर 1। तो n जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? यही तो जानने बैठे हैं, है ना। जैसे मैंने किसी से पूछा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो mg का भी मैंने बताया 24,
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 1, 17 दूनी 34, और 34 और 24 कितना 58, और बटा कितना करेंगे 2, यानी इसका तुल्यांकी भार कितना होगा। अब बोलो समझ में नहीं आया, आया आया नहीं आया, ऐसे आ जाएगा तब क्या। तुल्यांकी भार यानी जो यमी है वो अणुभार बटा यन किया जाता है, और यन कुछ स्पेस n 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 9 10। कैसे पता करें कितना होता है, उसके लिए यन के लिए हम कुछ बताने जा रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला अम्ल है तो अम्ल में H की संख्या, अब चाहे H की संख्या कहिए या जितना H प्लस देता है वो, जैसे मैंने कहा HCl, तो HCl का जितना भी अणुभार होता हो 1 और 35.5 यानी 36 अब बटा यन की जगह कितना रखेंगे 1, तो उसका तुल्यांकी भार भी उतना ही होता है जितना उसका अणुभार होता है, क्योंकि अम्ल के पास क्या है, कितने H है, समझ में आ रहा है कि नहीं। H2SO4 अणुभार 98 होता है, बटे में कितना करेंगे, तुल्यांकी भार 49 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। H3PO4 3, कितने 3, तो बटे में क्या कर देंगे 3, अणुभार निकालना आता है ना, आता है कि नहीं, विद्यावान कसम, हाँ तब ठीक। और क्या हो सकता है, क्षार में OH की संख्या, अभी जैसा आपने देखा था MgOH का होल टॉइज में बटा 2 क्यों किए थे, है ना। AlOH का होल थ्राइस, कितने बटे में करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये दोनों नहीं मिला तो प्लस या इसको कर देते हैं अधिकतम आवेश की संख्या, जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl अगर टूटेगा तो किस प्लस माइनस में तोड़ी, तो चाहे प्लस हो या माइनस हो मैक्सिमम कितना है 1, जैसे Na के बाद कितने प्लस है या Cl के बाद कितने माइनस है, तो NaCl का जब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणुभार बटा कितना करेंगे। चलिए अगर मैं Na2CO3 की बात करूं, ये किस में टूटता है 2Na प्लस CO3। अब Na का मतलब है कि टोटल दोनों का प्लस ले लीजिए, कितने प्लस, या वो नहीं समझ आया तो इसलिए मैंने कहा अधिकतम आवेश की संख्या, CO3 में कितने हैं, तो यानी कि इसका होता है 106 अणुभार, और बटा कितना कर देंगे, कितना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। इसके अलावा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे मान लीजिए Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन बनाया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाया, Na का होता है 23, तो Na प्लस का तुल्यांकी भार कितना होगा
23/1 यानी नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर मैंने कहा एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, तो एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस कब बनाएगा? जब वो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इसका रिलेशन भी उसके चार्ज से भी देख सकते हैं आप। तो आप एल्यूमिनियम का होता है 27 और बटा कितना करेंगे? कितना आ जाएगा तुल्यांक की भाग? क्लियर? समझ में आया? संयोजकता पूछना समझ में आया? अब संयोजकता क्या होती है, कोई बताएगा? बंधों की संख्या वही संयोजकता है। जैसे Cl2, अब Cl और Cl के बीच में कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड है, तो इसका भाग में कितना जाएगा? एक। Cl का 35.5, 2 Cl का 71 बटा, नहीं समझ में आया? N2, N और N के बीच में कितना बॉन्ड है? N और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड। तो N2 यानी 14 दूनी और भाग्य, समझ में आया कि नहीं? या फिर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या कमी। KMnO4 से MnO2 बनता है या MnO बनता है। अब आपको KMnO4 का तुल्यांक की भार ज्ञात करना है, तो अब आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। K का होता है +1, O का होता है -2, 2 दूनी 2 चौक 8, तो 8 में से 1 गए, -7 उधर गए, तो Mn का कितना आ गया? यहां ऑक्सीजन का -2 है, इधर Mn का ज्ञात करना है, उस पर चला जाएगा +2। बड़ा महंगा है, टूट ना जाए किसी ने, मैट वैट बिछाना पड़ेगा अभी। तो 7 से ऑक्सीकरण संख्या में 5 की कमी। K का होता है 39, Mn का 55, कितना होता है? याद करना पड़ेगा, सबका याद लिखवाया कि नहीं मैंने? हाँ, नोट दे देना सबको, उन लोगों को नहीं, इन लोगों को। और बटा कितना? तो टोटल जोड़िए। वैसे मुझे याद था पहले से, लेकिन आप लोग जोड़ सकते हैं। सही है ना? भाग्य इतना तरीका है तुल्यांकी भार का अणुभार से संबंध निकालने में, और ये सभी किसके लिए काम आएंगे? किस पर चेक करेंगे आप? केवल विलय के लिए। किसके लिए चेक करेंगे? तो सवाल सुनते ही, सवाल समझते ही पहले विलय को पकड़िए कि विलय कौन है, और अगर ना, और वो भी किसके लिए तुल्यांकी भार आएगा? नॉर्मलता वाले सवालों के लिए पूछा, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, तब आपको तुल्यांकी भार की यमी की जरूरत पड़ेगी, तब आपको यमी की जरूरत पड़ेगी। तो मोलरता वाले में नहीं चेक करेंगे, मोलरता में तो डायरेक्ट अणुभार रखेंगे। हम मोलरता में
केवल विलायक का भार रखेंगे। समझ में आएगी ना? कौन सी जगह पे रोकूं मैं अभी? क्या नोट करना चाहते हैं? ये तो हो गया भैया, इसका ये वाला जो भी नोट करना हो, कलम चलाना हो, फटाफट जल्दी जल्दी चलाइए। कल इसके न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे हम। और ऐसी क्लास आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेगी। एक छोटी सी चीज बच रही है, उसको भी बता दूं, नहीं तो है ना, ये नहीं बताया। हाँ तुरंत। मूल प्रभाज कहिए या मूलंश कहिए या मोल फ्रैक्शन कहिए। तो जो विलय है, विलयन, उस विलयन में दो घटक कण है, विलय और विलायक। तो मोल प्रभाज, मोल अंश, मोल फ्रैक्शन नाम से ही स्पष्ट है, मोल की कहानी है कुछ। अब मोल आप जानते हैं। अब सवाल फंस रहे हैं, यहां दो लोग हैं, तीन हैं। एक तो विलय के मोल, तो मान लेते हैं विलय का मोल क्या, स्मॉल n। विलय के मोल को क्या मानते हैं, विलायक का मोल क्या मानेंगे, और आता है बिलियन का मोल। अब बिलियन दो ही चीजों से मिलकर बना, विलय और, मान लो विलय का मोल 1 है, विलायक का मोल 3 है, तो निश्चित तौर पर बिलियन का मोल कितना होने वाला है, 4। यानी कि विलय का मोल क्या होगा, n प्लस। तो मोल प्रभाज बिलियन के लिए नहीं निकाला जाता, ये ध्यान रहे। बिलियन का मोल प्रभाज नहीं होता, बिलियन का मोल प्रभाज, फिर से बोले, बिलियन का मोल प्रभाज होता है, सदैव 1 होता है, ये फिक्स है, कांस्टेंट। कितना होता है, 1 के 2 हिस्से बनेंगे, एक विलय का मोल प्रभाज कहलाएगा, एक विलायक का मोल प्रभाज। मान लो जैसे विलय का मोल प्रभाज आया कितना, 0.25, विलय का मोल प्रभाज आया 0. तो 100 विलायक का मोल प्रभाज कितना होगा, 0.75। ये हमेशा जानते रहिए, ठीक। किसी भी घटक का किसी भी घटक के दो आशय, या तो विलय या तो, किसी भी घटक का मूल प्रभाज सदैव 0 से 1 के बीच ही होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए आपका सवाल गलत है। किसके बीच में होना चाहिए, 0 से, अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए आपका सवाल गलत है, ठीक। अब मोल
संख्या विलायक के मूलों की संख्या, इस विलय की मूलक संख्या स्मॉल एन, विलायक के मूलक संख्या कैपिटल एन, विलयन का मूल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से रिलेटेड है। किसी भी घटक का मूल प्रभाव, विलयन का मूल प्रभाव नहीं निकालते, विलयन का मूल प्रभाव सदैव एक होता है। तो हमको निकालना है या तो विलय का मूल प्रभाव या तो विलायक का मूल प्रभाव। तो विलय का मूल प्रभाव विलय के मूलों की संख्या टोटल मूलों की संख्या के कंपेयर में कितने गुना है इसको बताता है, मतलब कितना हिस्सा है। भाई टोटल है n प्लस कैपिटल एन, तो उसके सापेक्ष विलय के मूल कितने हैं इसी को बताता है। तो मूल प्रभाव क्या होता है, जैसे विलय का मूल प्रभाव क्या होता है, तो विलय के मूलों की संख्या तथा विलयन के कुल मूलों की संख्या का अनुपात विलय का मूल प्रभाव कहलाता है। इसी तरीके विलायक का मूल प्रभाव क्या होगा, विलायक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मूलों की संख्या के योगफल के अनुपात को क्या कहते हैं, विलायक का मूल प्रभाव कहते हैं। यानी यहां पे हमारा एक आ गया विलय का मूल प्रभाव बराबर विलय के मूलों की संख्या और बटा क्लियर। विलय का जो मूल प्रभाव है उससे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, तो वो भी लिख लीजिए, यक्स विलय सिंबल है, संकेत। यक्स सॉल्यूट अभय सिंह क्या कहते हैं, हाँ। इसी तरीके से विलायक के मूल प्रभाव को क्या कहेंगे, विलायक का मूल प्रभाव यानी एक्स सॉल्वेंट, नहीं समझे, बराबर किसके होगा भाई, विलायक के मूलक संख्या बटा कुल मूलक संख्या। और दोनों को जोड़ दें, विलय का मूल प्रभाव और विलायक का मूल प्रभाव कितना हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम एन प्लस कैपिटल एन, ऊपर एन प्लस कैपिटल एन कैंसिल, कितना आ जाएगा, समझ आएगा नया। ये थी आपकी विलयन की सांद्रता से संबंधित महत्वपूर्ण कक्षा। अभी कहानी और है लेकिन देखेंगे कल, तो कल के एपिसोड में बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।